सभी लोग रात को एक साथ बैठे थे कि तभी देव का ध्यान ऋषभ की ओर गया। ये ऋषभ कहाँ है? तारा, वह कुछ देर पहले ही किसी काम से बाहर गया है। देव, कहाँ? तारा, यह तो उसने नहीं बताया, मैंने पूछा भी था। देव, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। उसने ऋषभ को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। देव यह देख थोड़ा परेशान हो गया। नमन, परेशानी वाली बात नहीं है भाई, कुछ काम याद आ गया होगा उन्हें तो निकल गए। अब शादी वाले घर में तो छोटे बड़े सैकड़ों काम होते हैं। देव, वो मैं सब समझता हूँ नमन, लेकिन फ़ोन बंद करने की क्या जरूरत थी? मंजीत, यही तो, ऐसे बिना बताए चला गया, कम से कम बताकर जाता कि किधर जा रहा है। तारा, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, यहीं कहीं होगा। देव अब उठ खड़ा हुआ। वह हर 2 मिनट में ऋषभ को फ़ोन लगाने की कोशिश करता, तो कभी घर से बाहर निकल कर आता कि शायद ऋषभ आता दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह परेशान सा वापस आकर बैठ गया। मंजीत, अभी आधा घंटा ही हुआ है, इतना परेशान ना हो। देव, नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, वो तो बस ऐसे ही। मौली ने तारा की तरफ देखा। तुझे सच में नहीं पता कि ऋषभ कहाँ है? मेरा मतलब है कि वह कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा? तारा, नहीं यार मौली, एक फ़ोन आया था, उसके तुरंत बाद निकल गया। रोहन, गाड़ी लेकर गए हैं तो दूर ही गए होंगे। देव भाई, आप ना कभी कभी छोटे बच्चों की तरह करते हो। अभी तो उन्हें 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप इतना शोर कर रहे हो। देव, तू चुप कर, तू नहीं समझेगा। माँ मुस्कुरा दी। हाँ, सब कुछ तू ही समझता है ना। जैसे ऋषभ को पता चल गया ना कि तू ऐसे परेशान हो रहा था, तो हंसेगा वो तुझ पर। मंजीत, मैं देखता हूँ कि आया या नहीं। वह कहते हुए दरवाजे की तरफ चला कि दरवाजे पर एक शख्स आकर खड़ा हो गया। उन्हें देख मंजीत एक बार को तो हैरान रह गया, फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोला, देव, देख तो कौन आया है। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। देव की नज़र जैसे ही वहाँ पड़ी तो हैरान सा खड़ा हो गया, फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह जल्दी से आगे बढ़ दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। देव, आपने तो कहा था कि नहीं आ पाएंगे। सिन्हा सर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, लगा तो मुझे भी यही था, लेकिन ऋषभ ने मेरी नाक में दम कर दिया। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से मेरे पीछे पड़ा था कि आपको आना ही है। देव, थैंक यू सो मच सर। सिन्हा सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी तो मेरे बच्चे जैसे हो। तभी ऋषभ सिन्हा सर के पीछे से खड़ा हो गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज देव? देव नाराज सा उसे देखता रहा। मंजीत, बहुत बढ़िया। देव यही चाहता था कि सर भी आ जाते, और देखो वो आ गए। ऋषभ, मैंने भी सोचा कि अच्छा मौका है कि सभी पुराने लोग एक साथ मिल लें। मंजीत सिन्हा सर को सभी से मिलाने के लिए अंदर ले गया। ऋषभ देव को नाराज देख मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है यार, तुझे तो खुश होना चाहिए। देव, हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरा फ़ोन कहाँ है? तेरा फ़ोन लग क्यों नहीं रहा था? ऋषभ को फ़ोन का ध्यान आया। अरे, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी, सुबह से चार्ज नहीं किया था। तू चाहे तो। ऋषभ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि देव नाराज सा वहाँ से चला गया। उसे देखकर ऋषभ मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये कभी नहीं बदलेगा। सिन्हा सर सभी के साथ बैठे थे। उनकी नज़र तारा मौली पर पड़ी। अच्छा, तो ये हैं वो लड़कियाँ जिन्होंने मुझसे मेरे ऑफिसर्स को छीना। सभी ये सुनकर हंस पड़े। देव सिन्हा सर के पास में आकर बैठ गया। ऋषभ अब देव के पास बैठने को हुआ कि देव उठकर दूसरी ओर बैठ गया। ऋषभ, मुझे क्या कांटे लगे हैं जो तुझे चुभ जाएंगे इसलिए उठकर भाग गया? देव, तेरी हरकतें ही कांटों वाली हैं। ऋषभ, अच्छा, मेरी कांटों वाली हैं, फिर तेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सिन्हा सर, तुम दोनों का फिर शुरू हो गया। ऋषभ, आप कहते हैं तो ठीक है, वरना इसके नखरे दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। नमन, चलो कुछ गाना बजाना हो जाए। मंजीत, सिन्हा सर भी साथ देंगे हमारा। यह ऑडियो सिन्हा सर, अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर साथ देंगे। मैं यहाँ कोई आर्मी ऑफिसर बनकर थोड़ी ही आया हूँ, मैं तो पूरा एंजॉय करूंगा। ऋषभ की नज़र तारा पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। माँ को कुछ याद आया। उन्होंने ऋषभ को कमरे में आने का इशारा किया और चली गईं। ऋषभ उनके पीछे पीछे कमरे में आया। माँ, सच में तो तू कुछ छुपा नहीं रहा ना? ऋषभ, नहीं माँ, मैं कुछ नहीं छिपा रहा। माँ, तेरा और तारा का झगड़ा? ऋषभ, खत्म हो चुका है। मेरी तो रिंग भी वापस आ गई है ठीक होकर, ये देखो। ऋषभ ने अपना हाथ माँ को दिखाया। माँ ने अब राहत की सांस ली। ऋषभ, आप भी कुछ कुछ देव की तरह हो रही हो। अब सब कुछ ठीक है, आपके दोनों बच्चों की शादी हो रही है। माँ, 2 नहीं 4। ऋषभ,
ऐसे कैसे? आपके 2 बेटों की शादी हो रही है ना? हम आपके बेटे हैं और वो दोनों तो बहू हैं। माँ, कहने को तो मैं यह भी कह सकती हूँ कि वो दोनों मेरी बेटियाँ हैं और तुम दोनों दामाद। ऋषभ हैरान सा माँ को देखने लगा। तभी मंजीत हंसता हुआ अंदर आया। क्यों रावण रॉय, करवा ली ना अपनी बेइज्जती या कुछ बाकी है? ऋषभ दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, बस यार, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तो माँ ने ही मुझे पराया कर दिया। तीनों अब हंस पड़े। बाहर सभी लोगों का नाच गाना चल रहा था। देव मुस्कुराते हुए सभी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने कमरे में चला गया। माँ ने एक सूट निकालकर ऋषभ के सामने रखा। ये देख तो कैसा है? ऋषभ ने उसे देखा। बहुत अच्छा है। किसका है? ओह, तो आप यह कल पहनने वाली हैं। माँ हंस पड़ी। नहीं पगली, मेरी इच्छा थी कि कबीर ऐसा सूट पहने, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं, इसलिए यह मैं तेरे लिए लाई हूँ। मंजीत, अच्छा जी, अपने बेटे को अलग से लाड लड़ाया जा रहा है। माँ, कबीर की हर चीज़ पर अब ऋषभ का ही तो हक है। कबीर की कमी अब इसे ही तो पूरी करनी है। ऋषभ शांत सा माँ को देखने लगा। माँ, क्या हुआ? ऋषभ, मैं सोच रहा था कि कितनी आसानी से आपने कबीर की जगह मुझे देने का फैसला कर लिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कभी निराश ना करूँ और ना ही कभी कबीर की कमी महसूस होने दूँ। माँ, तू ये सूट पहनेगा कल? ऋषभ मुस्कुरा दिया। आपकी इच्छा पूरी करना मेरा फ़र्ज है, मैं ज़रूर पहनूंगा। मंजीत एक ओर खड़ा दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। देव कमरे में आया कि पीछे से रोहन वहाँ आ गया। भाई, यह है आपका शादी का सूट। देव, उधर रख दे। रोहन ने जब देव को उदास सा देखा तो बोला, क्या हुआ? देव, कुछ नहीं। रोहन, आपको कबीर भाई की याद आ रही है ना? चलो एक काम करते हैं, हम उन्हीं को दिखाते हैं कि आपका सूट कैसा है। मंजीत और ऋषभ भी वहाँ पहुँचे। मंजीत, क्या हो रहा है? रोहन, कबीर भाई को शादी का सूट दिखा रहे हैं हम। कहते हुए उसने सूट निकाला और उसे खोलकर कबीर की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। ये देखो भाई, है ना सुंदर? कितना अच्छा लग रहा है। ऋषभ, सूट तो अच्छा है, लेकिन मेरे वाले से ज़्यादा नहीं। ये देखो, माँ ने दिया है मुझे। कहते हुए उसने अपना सूट दिखाया। देखो तो कितना अच्छा है। कल सबसे अलग दिखूंगा मैं, सबका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होगा। मंजीत, एक काम करते हैं देव, तू रहने दे, पहले इसकी शादी करवा देते हैं। देव अब चुप था। ऋषभ देव के पास आया। माफ़ कर दे, गलती हो गई। चल पक्का वादा, तेरी शादी तक यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। देव नाराज सा बोला, मतलब शादी के बाद जाएगा? ऋषभ, नहीं, अब भागते भागते थक गया हूँ, आराम करूंगा कुछ दिन। कहते हुए वह बिस्तर पर लेट गया। मंजीत, तू जानता है ना देव, इससे कोई नहीं जीत सकता, क्यों अपना खून जलाता है? देव, ये तूने समझदारी वाली बात कही। जानता हूँ, ना तो कबीर से और ना ही इससे कभी जीत पाया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो जीतना चाहता भी नहीं। ऋषभ उठ बैठा। इतना प्यार करता है तू हमसे? देव, नहीं, दीवारों पर सिर मारने की आदत नहीं है मेरी। ऋषभ हैरान सा उसे देखने लगा। मंजीत और रोहन हंस पड़े। ऋषभ, क्या यार, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। पहले माँ ने मेरा मजाक उड़ाया, अब तू उड़ा रहा है। मैं जा रहा हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊँगा। देव, हाँ तो तू अब भागेगा ही, क्योंकि तेरी दाल नहीं गली। वैसे मैं अब भी नाराज हूँ। ऋषभ, तो क्या करूँ? देव, बाहर चल, सभी के सामने उठक बैठक कर। ऋषभ, कुछ भी बकवास कर रहा है, बाहर इतने सारे लोग हैं और मेरी इमेज को यह काम सूट भी नहीं करेगा। भूल गया कि मैं रावण रॉय हूँ, कुछ और काम है तो बता दे। देव, चल आजा, एक बार गले लग जा मेरे, मैं माफ़ कर दूंगा तुझे। मंजीत, अच्छा, इतनी आसानी से माफ़ कर रहा है? सही है भाई, दोस्तों में ही भेदभाव। ऋषभ, तू चुप कर, जानता हूँ कि तू जलता है हमारी दोस्ती से। देव और ऋषभ अब गले लग गए। ऋषभ मुस्कुराकर उससे अलग होने को हुआ कि देव ने उसे पकड़े रखा और धीरे से बोला, कबीर की बहुत याद आ रही है। मंजीत, रोहन के सामने कहूँगा तो वो उदास हो जाएंगे, तो इन्हें अपने साथ ले जा। मैं थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहता हूँ। ऋषभ उससे अलग हुआ और मंजीत रोहन को अपने साथ ले गया। देव शांत सा बैठ गया और खामोशी से कबीर की तस्वीर को निहारने लगा। तारा ने देखा कि ऋषभ थोड़ा शांत है, पर इतने सारे लोगों के होने की वजह से कुछ कहा नहीं। लगभग घंटे भर बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। ऋषभ ने अपने कमरे में आकर देखा कि वहाँ तारा पहले से मौजूद है। तारा, क्या बात है, कुछ परेशान हो? चुप क्यों हो? ऋषभ मुस्कुराकर, नहीं तो बस थोड़ा थक गया था इसलिए। तारा, झूठ मत बोलो, हुआ क्या है? ऋषभ, देव आज कबीर को बहुत याद कर रहा है। तारा,
याद तो आएगी ही, भाई था वो देव का। उसने क्या कुछ नहीं किया था देव मौली को मिलाने के लिए। कल दोनों की शादी है, लेकिन कबीर नहीं है। कहते हुए वह उदास हो गई। ऋषभ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देव का यूं उदास सा रहना, और अब तुम मुंह फुलाकर मत बैठ जाओ। तारा, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो सब कुछ छुपा लेता है। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि तुम किस दौर से गुजरे हो। ऋषभ अब गंभीर हो गया। मुझसे तो मेरा सब कुछ छिन गया है तारा। बस जो मिला है उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषभ की आंखें नम थी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कहे भी नहीं जाते और सहे भी नहीं जाते। तारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस वक्त दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि फिर देव को कौन संभालेगा। ऋषभ, जानता हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ के बार बार कहने पर तारा अपने कमरे में सोने चली गई। उस रात सारे दोस्तों को और माँ को नींद नहीं आई। सभी की यादों में सिर्फ एक ही इंसान था, कबीर। अगले दिन बाकी रिश्तेदार भी आ चुके थे। सुबह से शाम कैसे निकल गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। शाम को मंजीत और ऋषभ देव के पास आए। मंजीत, चलिए दूल्हे राजा, माँ ने कहा है कि तुम्हें तैयार होना है। देव, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे तैयार करोगे। मंजीत हंसते हुए बोला, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुझे घबराहट हो रही है, तो हम बस तेरी मदद करने आए हैं। अगर तू कहता है तो हम चले जाते हैं। देव, तुम लोग खुद तो तैयार हुए नहीं, मुझे क्या करोगे। ऋषभ, भाई शादी तेरी है, हमारी नहीं। पहले दूल्हे राजा तैयार होंगे, उसके बाद हम, समझा। मंजीत, सूट पहनकर आ तू पहले, हम लेट नहीं होना चाहते। कुछ देर बाद देव अपना सूट पहनकर आया, तभी वहाँ माँ आ गई। तीनों देव को देख मुस्कुरा उठे। माँ ने आगे बढ़ उसकी नज़र उतारी। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। इस कहानी की लेखिका मंजीत, नीरा शर्मा दुनिया है। का सबसे अच्छा दूल्हा यह लग रहा है ऑडियो अपना केवल देव। उनके ऋषभ, ऑफिशियल सही चैनल कहा, नीरा बहुत शर्मा अच्छा लग पर रहा है। उपलब्ध है। अगर देव आप अब कबीर यह के फोटो के किसी सामने और खड़ा चैनल पर हुआ। सुन रहे हैं तो इसका माँ, सीधा अर्थ है कबीर होता तो कि कितना उस खुश चैनल होता के तुझे ऐसे मालिक ने देखकर। इसे तभी चुराकर सिनासर पोस्ट कमरे किया में है। आए। कबीर जहाँ भी होगा अपने आपसे दोस्त को अनुरोध देखकर है खुशी कि होगा। ऐसे लोगों की आखिर उसके हिम्मत भाई की ना शादी है। बनाएं और अब उनके आप लोग चैनल उदास ना पर हो। इस कहानी को ना सुनें। माँ चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। सिन्हासर, ऋषभ जल्दी करो। ऋषभ, जी सर। मंजीत ऋषभ देव को तैयार होने में मदद करने लगे। मंजीत ने जैसे ही पगड़ी उठाकर देव के सिर पर रखनी चाही कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मंजीत, ऋषभ और सिन्हासर उसे देखते रह गए। देव, मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। तू जानता है मंजीत, वापस रख इसे। ऋषभ, पागल हो गया है, ऐसे खाली सिर जाएगा। सिन्हासर, ये गलत है देव। देव, कुछ भी हो, लेकिन मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। शादी करनी है तो ऐसे ही करूंगा, वरना नहीं। मंजीत को अब देव वाली बात याद आई जो उसने उसके सामने कबीर से कही थी कि शादी पर पगड़ी तू ही पहनाएगा। मंजीत ने पगड़ी वापस रख दी। ऋषभ, मंजीत तू समझाना इसे, ऐसे काम नहीं चलता। मंजीत, इस मामले में मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। देव ने उसकी ओर देखा। थैंक्स मंजीत। ऋषभ और सिन्हासर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ वक्त बाद घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे बात कर रहे थे। आखिर यह पीछे क्यों हट रहा है? पगड़ी पहनने से क्या परेशानी है इसे? मंजीत, मैं बताता हूँ। उधर कमरे में देव उदास सा बैठा था। उसकी नज़र कबीर की तस्वीर पर ही थी। तुझसे मैंने पहले ही कह दिया था कि या तो तू पगड़ी पहनाएगा वरना नहीं पहनूंगा। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन तेरा ये हक किसी और को नहीं दूंगा। इतना तो हक बनता है ना तेरा। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। जानता था मैं, तू बहुत ज़िद्दी है, किसी की नहीं मानेगा, लेकिन मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कबीर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। देव उसे देख हैरान रह गया। कबीर? वह कबीर को देख भावुक हो गया। कबीर ने बिस्तर पर रखी पगड़ी उठाई और देव की तरफ बढ़ चला। Bye.